गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। मैं हूं संगीता शर्मा, लेक्चरर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल राजपुर। शुरू करें आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, पिछले कल हमने डिस्कस किया पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, यानी पी ब्लॉक है कहाँ, उसमें कितने ग्रुप्स हैं, किस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और एक जनरल सा ओवरव्यू लिया उनकी प्रॉपर्टीज का, ऑक्सीडेशन स्टेट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन आज हमारा डिस्कशन और साथ ही हमने स्टार्ट कर दिया था बोरोन ग्रुप को, बोरोन फैमिली को, कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेनली अकरेंस ऑफ बोरोन एंड एल्यूमिनियम। बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस along boron group. Means when we move from boron to helium, what is happening to atomic radius, what are the various factors and what are the consequences. दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन या टॉपिक हमारा आज का रहेगा आयनाइजेशन एंथैल्पी वेरिएशन along बोरोन ग्रुप। मींस अगेन की आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या क्या चेंजेस आती हैं जब हम बोरोन से थैलियम की तरफ मूव करते हैं, एंड द वेरियस फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग इट। बट बिफोर आई स्टार्ट द डिस्कशन इन डिटेल, हमें थोड़ा सा याद कर लेना चाहिए कि एटॉमिक रेडियस किसी भी ग्रुप में या पीरियड में जब हम डिस्कस करते हैं तो वो डिपेंड करता है नंबर 1 न्यूक्लियर चार्ज, नंबर 2 नंबर ऑफ शेल्स, नंबर 3 स्क्रीनिंग इफेक्ट। और दूसरा पॉइंट ऑफ डिस्कशन हमारा आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है, दैट डिपेंड्स अपॉन द न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक साइज, स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाउएवर, जब हम एक ग्रुप में डिस्कस करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर जो है वो कॉमन हो जाता है सभी एलिमेंट्स के लिए, बिकॉज ग्रुप में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी होती है। कोर कॉन्फ़िगरेशन के वेरी करने से फर्क पड़ता है, जो हम स्पेशली इस बोरोन वाले ग्रुप में तो उस चीज को महसूस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन इन डिटेल। स्टूडेंट्स, हमारे पिछले लेक्चर में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरोन फैमिली डिस्कस कर चुके। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द एटॉमिक रेडियस वेरिएशन इन बोरोन फैमिली। नाउ लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग। दिस फर्स्ट एलिमेंट इज बोरोन, एटॉमिक नंबर 5 है, इसलिए इसके न्यूक्लियस में भी 5 प्रोटॉन होंगे हैं, और इसके फर्स्ट शेल में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के हैं। इट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हीलियम। इसके सिवाय सेकंड प्रिंसिपल शेल में इसके 2s2 2p1, वी नो दिस थिंग। बोरोन से जब एल्यूमिनियम की तरफ आए तो क्या हुआ, कोर कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की है, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल शेल में 2 और सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए। उसके सिवाय थर्ड प्रिंसिपल शेल में 3s2 3p1। अब हमें साफ दिख रहा है, व्हेन वी कम फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, वन न्यू प्रिंसिपल शेल इज बीइंग एडिड। जैसे हम किसी चीज को लपेट रहे थे और हमने एक कंप्लीट उसके ऊपर एक लेयर और ऐड कर दी। ठीक है, इसमें प्रोटॉन्स की संख्या भी ज्यादा है, यहाँ तो 5 थी, वो भी इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा है तो यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट देने वाले इलेक्ट्रॉन्स 2 थे, और यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट देने वाले इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं। तो मतलब बोरोन से एल्यूमिनियम तक जब हम आए, नो डाउट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो एटॉमिक रेडियस को कम हो जाना चाहिए, बट नहीं होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही नहीं बढ़ा है, नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल्स बढ़ गए हैं। जब नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल एक ऐड हो गया है, उससे एक तो थिकनेस वैसे ही बढ़ जाएगी जब आप एक लेयर एक्स्ट्रा डाल देंगे, प्लस जो उससे लो लाइन, इससे लोअर जो प्रिंसिपल शेल्स हैं, जैसे ये और ये, इसके जो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ी है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से ये इलेक्ट्रॉन्स रोकेंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसलिए when we go from boron to aluminium, a new principal shell is being added. Number 2, the screening effect is also increasing. Therefore, atomic radius will increase, and it has increased। 85 से atomic radius कितना हो गया, 143। ओके, हम सेम चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे गैलियम की तरफ। गैलियम में क्या है, गैलियम में एटॉमिक नंबर 31 हो गया है, यानी कि प्रोटॉन्स की संख्या 31 है न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आउटसाइड द न्यूक्लियस भी 31 है। सो 31 है, लेकिन गैलियम की स्थिति देखें, आर्गन की कोर कॉन्फ़िगरेशन है,
यानी कि 2, 8, और फिर उसके बाद थर्ड प्रिंसिपल शेल में 2, 8 आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन में 3s2 3p6 तक आएगी ना। उसके सिवाय गैलियम में क्या है, यहाँ पे 3d10 है। थर्ड प्रिंसिपल शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आर्गन की कॉन्फ़िगरेशन के सिवाय मतलब एक्स्ट्रा है इसमें। और एंड आउटसाइड दैट एक नया प्रिंसिपल शेल ऐड हुआ है, फोर्थ प्रिंसिपल शेल। तो फोर्थ प्रिंसिपल शेल ऐड हुआ है और हम यही उम्मीद कर रहे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ये, 8 ये और 18 थर्ड प्रिंसिपल शेल के, तो ये सारे मिलकर न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकेंगे। और जब न्यूक्लियर चार्ज बाहर नहीं जा पाएगा उतनी अच्छी तरह से, तो न्यूक्लियस का होल्ड इन इलेक्ट्रॉन्स पर कम हो जाएगा तो ये फैल जाएंगे और एटॉमिक रेडियस जो है वह 143 से बढ़ के पता नहीं कितना हो जाएगा, 160, 70, 80 इस तरह से कुछ हो जाएगा। बट यू सी इट इज 135 हियर। एक एक्स्ट्रा लेयर लगाने के बावजूद अंदर इलेक्ट्रॉन्स की और आउटसाइड बिल्कुल लास्ट प्रिंसिपल शेल और न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने के बावजूद, मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट हम उम्मीद कर रहे थे कि बढ़ गया होगा, उसके बावजूद भी इसका एटॉमिक रेडियस जो है एल्यूमिनियम से कम है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन कि व्हाई द एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ बोरोन। दिस इज इंडीड ए क्वेश्चन, आप इसको लिख लें। नाउ सी क्या हुआ है, मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हमने डिस्कस की थी, हमने तब ये चीज डिस्कस की है कि इनकी कॉन्फ़िगरेशन को बड़ा सिंपली ना लें। इनके नोबल गैस कोर के सिवाय बाहर ये जो 3d, 4f, 5d, 4d इस तरह से दिख रहे हैं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन की एक कॉम्प्लेक्सिटी है, इसका असर बाकी प्रॉपर्टीज पे देखने को मिलेगा जो यहां देखने को मिल रहा है। आप देखिए क्या हुआ, गैलियम में न्यूक्लियर चार्ज 31 हो गया, न्यूक्लियस बहुत पावरफुल हो गया है, 31 प्रोटॉन्स हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट प्रिंसिपल शेल के 2 इलेक्ट्रॉन्स बड़े अच्छे से देंगे, जैसे यहां देते थे वैसे ही ये 8 इलेक्ट्रॉन्स यहां भी देंगे, उतना ही प्रिंसिपल स्क्रीनिंग इफेक्ट। यहां पे 3s और 3p के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो भी न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकेंगे। लेकिन ये जो 3d में एक नहीं 10 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में गए, 3d सबशेल में गए हैं और उसके बाहर है आपका फोर्थ प्रिंसिपल शेल। तो न्यूक्लियर चार्ज ने जो जाना है तो 3d को क्रॉस करके तभी फोर्थ प्रिंसिपल शेल तक पहुंचेगा। थर्ड प्रिंसिपल शेल ने 3s के इलेक्ट्रॉन, 3p के इलेक्ट्रॉन सब न्यूक्लियर चार्ज को रोकने का काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। कौन नहीं करेगा? ये जो 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ये एक तरह से डिसीटफुल हैं, धोखेबाज, इन्होंने धोखा दे दिया। क्या धोखा दिया? दे गिव वेरी 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 पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। वो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से उतनी अच्छी तरह नहीं रोकते जितना s और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब न्यूक्लियर चार्ज बाहर बहुत स्ट्रांगली जा पाएगा, इनके कारण ज्यादा स्ट्रांगली जाएगा क्योंकि इन्होंने उसको बाहर जाने से नहीं रोका। 3d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बहुत पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहे हैं। न्यूक्लियस बहुत पावरफुल हो गया, इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ प्रिंसिपल शेल के इलेक्ट्रॉन्स बजाय इसके कि ऐसे और फैल जाते, उनको न्यूक्लियस ने अपनी तरफ सिकोड़ लिया और उसका नतीजा क्या हुआ कि एटॉमिक रेडियस 143 से सिकुड़ के 135 हो गया, इन स्पाइट ऑफ एडिशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा प्रिंसिपल शेल। सो क्या लिख सकते हैं आप कि व्हेन वी गो फ्रॉम एल्यूमिनियम टू गैलियम, 10 electrons have entered 3d orbital which give very poor screening effect due to diffused shape of d orbitals. Hence, the effective nuclear charge increases rapidly. Yes, suddenly. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हुआ? न्यूक्लियर चार्ज में से स्क्रीनिंग इफेक्ट माइनस कर देंगे। ये न्यूक्लियस है, वो खींच रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, बीच में बीच जो लोअर ऑर्बिटल सबशेल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या कर रहे हैं? न्यूक्लियस के ऐसे 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 उसका अटेंशन डाइवर्ट कर रहे हैं, उसका न्यूक्लियर चार्ज एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं। तो जो बाकी बचेगा वो लास्ट तक पहुंचेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज में से ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है इसको माइनस कर दें तो जो लास्ट प्रिंसिपल शेल तक जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज पहुंच पाता है उसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नाउ
इन गैलियम मैंने पहले कहा कि 10 इलेक्ट्रॉन्स इन 3D ऑर्बिटल गिव वेरी वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ड्यू टू विच द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज सडनली। यहां की अपेक्षा यहां इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। एंड द न्यूक्लियस होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लास्ट शेल मोर टाइटली, हेंस द एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम 143 टू 135 पिकोमीटर। यहां ये कहानी समझ आ गई। इसके बाद गैलियम के बाद इंडियम में हमने एक्सपेक्ट किया था एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा, क्योंकि एक एक्स्ट्रा प्रिंसिपल शेल यहां पे भी ऐड हुआ। यहां पे 4 प्रिंसिपल शेल्स थे, यहां पे 5 प्रिंसिपल शेल हो गए। अब यहां पे एक कॉमन बात थी, यहां पे 10 इलेक्ट्रॉन 3D के डिसीटफुल थे, उन्होंने स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं किया। यहां पे न्यूक्लियस का चार्ज 49 है, और यहां भी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन दे रहे हैं? 4D के 10 इलेक्ट्रॉन्स, 3D वाले भी हैं खैर, और लास्ट शेल कौन सा है? 5th। तो न्यूक्लियस ने क्या करना है? ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट के चलते न्यूक्लियस कोशिश करेगा 5th प्रिंसिपल शेल को ज्यादा कसने की, लेकिन ये एक कॉमन सा फैक्टर हो गया है। 3D भी ऐसे कर रहा है, 4D भी ऐसे कर रहा है, तो एंड मोर ओवर न्यूक्लियर चार्ज भी कोई 18 यूनिट्स ही बढ़ा है यहाँ पे, और एक प्रिंसिपल शेल एक्स्ट्रा ऐड हुआ है। सो समहाउ गैलियम से इंडियम तक जाते हुए कोई नया फैक्टर ऐड नहीं हुआ, 3D वाला 4D वाला फैक्टर कॉमन हो चुका है अब, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ गया। इसकी हमने उम्मीद भी की थी, हालांकि ये भी बहुत ज्यादा बढ़ना था। 135 से कम 40-50 की लीप लेनी चाहिए थी, उतनी लीप नहीं है, लगभग 30 एटॉमिक रेडियस बढ़ा है। जितना बढ़ जाना था उतना नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? क्योंकि 3D और 4D के इलेक्ट्रॉन जो है वो स्क्रीनिंग इफेक्ट अच्छे से नहीं दे सकते। बट नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स, एटॉमिक रेडियस बढ़ा है, आप इतना याद रखें। अब चलिए, अब इंडियम से थैलियम की तरफ आते हैं। इंडियम 167, थैलियम 170। कहने को इंक्रीज है, लेकिन बाकी देखिए यहां कितनी ज्यादा इंक्रीज है, लगभग 58 यूनिट्स की। यहां तो चलो डिक्रीज है, यहां पे भी इंक्रीज है, काफी है, और यहां पे इंक्रीज जस्ट 3 यूनिट्स की, विच इज प्रैक्टिकली नो इंक्रीज। तो हम इसको फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेज इन दोनों का एटॉमिक रेडियस एक जैसा ही है। अब इसको 160, अगर हम इसका 58 छोड़िए, 58 यूनिट्स छोड़ दीजिए, अगर इंडियम से थैलियम में 50 यूनिट्स की भी इंक्रीज होती, तो इट वुड हैव बीन मोर देन 200 एटॉमिक रेडियस, और है कितना? 170। इसे गौर से देखें तो अगर थैलियम को इतना लार्ज होना चाहिए था तो वो इतना है। ये गनीमत है कि इंडियम से तो बड़ा है। इसको प्रैक्टिकली इट इज अ बिग डिक्रीज, लेकिन वैसे प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए अगर हमने देखना हो तो 160 से 170 हुआ है एटॉमिक रेडियस, तो हम कहेंगे यस इट हैज इंक्रीज, बट द इंक्रीज इज प्रैक्टिकली नो इंक्रीज। नाउ लेट अस सी व्हाट हैज हैपेंड। देखें, इंडियम से आप थैलियम में आए तो न्यूक्लियस 49 से अचानक 81 प्रोटॉन्स हो गए, उसमें 32 यूनिट्स की लीप ले ली उसने। न्यूक्लियस बेहद स्ट्रांग हो गया है। इतनी लीप, इतना बड़ी छलांग न्यूक्लियस ने इससे पहले नहीं मारी है। यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज ऑल ऑफ ए सडन हैज इंक्रीज बाय 32 यूनिट्स। ये भी एक कंसिडरेबल फैक्टर है। और चलिए, थर्ड प्रिंसिपल शेल में 10 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो गैलियम से शुरू हो गई, इंडियम से गैलियम से शुरू हो गया था। फिर उसके बाद 10 इलेक्ट्रॉन्स 4D में, वो यहां भी था, यहां भी था। अब 10 और इलेक्ट्रॉन्स 5D में जाने थे, वो इस बार हुआ। उसके सिवाय क्या हुआ? 14 इलेक्ट्रॉन पहली बार किस में जा रहे हैं? 4f ऑर्बिटल में। 4f ऑर्बिटल में ये जो 14 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये d ऑर्बिटल में जाने वाले इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा धोखेबाज या डिसीटफुल हैं। जितना d ऑर्बिटल के d सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स स्क्रीनिंग देते हैं, न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकते हैं थोड़ा बहुत, जितना भी f सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को बड़ी आसानी से बाहर की तरफ जाने देते हैं। दे आर वेरी वेरी पुअर एट स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहली बार 14 इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में गए, और ना भूलें कि 10 3D में, 10 4D में, 10 5D में, 30 इलेक्ट्रॉन्स
डी वाले इलेक्ट्रॉन्स चाहे 3D 4D 5D में जिसमें भी जा रहे हैं, दे आर गिविंग पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। और उससे भी बड़ा झटका किसका लगा? 14 इलेक्ट्रॉन्स हैव एंटर्ड 4f ऑर्बिटल विच आर वेरी 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 पुअर एट स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो इसलिए बस ये है कि एटॉमिक रेडियस इससे थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन इट इज मच मच लेस देन एक्सपेक्टेड। सो अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाई एटॉमिक रेडियस ऑफ थैलियम हैज नॉट इंक्रीज्ड एज इट वाज एक्सपेक्टेड, तो आप क्या कहेंगे? व्हेन वी गो फ्रॉम indium to thallium, first thing, nuclear charge has increased by 32 units, which is a very big amount. Number 2, apart from poor screening effect given by the d orbital electrons, d orbital में कौन कौन से आ गए? 3D 4D 5D सब धोखेबाज, 30 ये और 14 पी, मतलब धोखेबाजों की फौज ही हो गई, जो किससे मिल गए? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस का चार्ज बड़ी आसानी से बाहर जाने दिया। फिर न्यूक्लियस ने क्या किया? ये जो 6s और 6p के इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको पकड़ के बिल्कुल कंट्रोल में ले लिया, क्योंकि इन सब ने न्यूक्लियस का साथ दिया, इलेक्ट्रॉन्स का साथ नहीं दिया। इलेक्ट्रॉन्स का साथ देना होता तो न्यूक्लियर चार्ज को बाहर जाने से रोकते, इन इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस से बचाते, वैसे नहीं किया। सो what we shall conclude, nuclear charge has increased by 32 units. Apart from the poor screening effect by electrons present in d orbitals, 14 electrons have entered into 4f orbital for the first time in this group, which give very very poor screening effect. Therefore, the effective nuclear charge becomes quite large, is very high. Therefore, the atomic radius of thallium has increased in comparison to indium, but just by amount of 3 picometer. This is not very large increase. तो अभी हमें क्या कंक्लूड करना है? इसके बाद एक बात और, अब हम इस डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे और फाइनली देखेंगे कि विच इज लार्जर, विच इज स्मॉलर, ये सारा। वैसे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बोरोन विल बी स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, विच विल बी स्मॉलर देन गैलियम, विच विल बी स्मॉलर देन इंडियम, विच विल बी स्मॉलर देन थैलियम, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ है। बोरोन इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, इट्स ओके, और एल्यूमिनियम इज लार्जर देन गैलियम, गैलियम इज स्मॉलर देन indium is smaller than thallium, it's okay. But actually अगर सारी वैल्यूज वैसे ही प्रैक्टिकली देखी जाए तो क्या होगा? अच्छा, इसको ग्राफिकली अगर देखना हो तो बोरोन स्मॉलेस्ट है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लाइन सीधी ऐसे ऊपर को जाएगी, बोरोन से बड़ा होगा एल्यूमिनियम, गैलियम। नो, एल्यूमिनियम, गैलियम उससे थोड़ा छोटा, फिर इंडियम बढ़ा है, थैलियम जो है वो राइज किया है, लेकिन कोई खास नहीं। ये इस तरह से ग्राफिकली अगर आपको याद रह सके। हाँ, डाटा वाइज बोरोन इज स्मॉलर देन गैलियम, इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम, इज स्मॉलर देन इंडियम, इज स्मॉलर देन थैलियम। सो स्मॉलेस्ट अगर पूछा जाए तो बोरोन है, एंड बिगेस्ट क्या है? थैलियम। इस स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बीच बड़ा कुछ छुपा हुआ है, लेकिन क्योंकि स्मॉलेस्ट बोरोन है और बिगेस्ट थैलियम है, जनरली अगर कोई पूछे, रफली पूछे कि व्हाट हैपेंस टू एटॉमिक रेडियस व्हेन वी गो फ्रॉम बोरोन टू थैलियम, एक शब्द में बोलना हो तो इंक्रीज ही करता है। डिटेल में पूछे तो सारी चीजें हमें डिस्कस करनी है। एटॉमिक रेडियस के बाद अब बात आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी की। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इन इट्स आइसोलेटेड गैसियस स्टेट। आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, आइसोलेटेड एटम, इन इट्स गैसियस स्टेट। ये तीन थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं इसमें, कि किसी एटम के सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए
खींचने के लिए, स्नैच करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, लेकिन कंडीशंस क्या हैं कि एटम उस वक्त अकेला हो। कब अकेला होगा? जब वो गैसियस फॉर्म में होगा। तो ये याद रखें। आयनाइजेशन एंथैल्पी में मतलब न्यूक्लियस ने अंतिम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है और आपने उसको छुड़ाना है न्यूक्लियस से, मतलब न्यूक्लियस के होल्ड से छुड़ा के इलेक्ट्रॉन को चुरा के लाना है। तो आपकी कितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज मेजर ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, इसमें एक रफ सा आइडिया होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी में कि अगर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज छोटा है तो न्यूक्लियस और अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी कम है, न्यूक्लियस का अंतिम इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ज्यादा होगा। होल्ड ज्यादा होगा तो आपको उस इलेक्ट्रॉन को छुड़ाने के लिए, आयनाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। इनकी स्मॉलर द साइज, हायर विल बी द आयनाइजेशन एंथैल्पी। एक रफ सा इक्वेशन रहती है। रफ क्या, यही इक्वेशन है। नाउ when we go from boron to थैलियम या किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं, हमें एक बड़ा ब्लैंकेट रूल होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी विल डिक्रीज बिकॉज साइज इंक्रीजेस। यहां देखें, बोरोन से एल्यूमिनियम तक आए, ये बात बिल्कुल सही हो रही है। आयनाइजेशन एंथैल्पी 801 किलोजूल पर मोल, यहां पे 577, कम है, काफी कम है। क्यों कम है? वाई आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ बोरोन? वेरी सिंपल, एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम जो हमने अभी किया, एल्यूमिनियम बोरोन से बड़ा है, 147 पिकोमीटर और ये 85 पिकोमीटर। तो एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्जर देन दैट ऑफ बोरोन। वैसे भी बोरोन का अंतिम इलेक्ट्रॉन आपने 2p से छुड़ाना है, यहाँ पे 3p से छुड़ाना है, तो 2p इज नियरर टू न्यूक्लियस, 3p इज फार्दर टू फ्रॉम न्यूक्लियस। मतलब सिंपल सी बात, एटॉमिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लार्जर देन दैट ऑफ बोरोन एंड इन एल्यूमिनियम द स्क्रीनिंग इफेक्ट इज मोर। बोरोन में बाहर था 2s2 2p1 और अंदर क्या था? केवल 1s2 था जो स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहा था। एल्यूमिनियम में क्या है? 1s2 घुमा हुआ है, उसके बाहर 2s2 2p6 8 इलेक्ट्रॉन घूमे हुए, फिर बाहर जाके 3s2 3p1। यानी कि एल्यूमिनियम में स्क्रीनिंग इफेक्ट जो है वो 2 + 8 10 इलेक्ट्रॉन स्क्रीनिंग इफेक्ट दे रहे हैं। यहां पे कितने दे रहे थे? 2। इसलिए व्हेन वी गो फ्रॉम बोरोन टू एल्यूमिनियम, नंबर 1 screening effect has increased. Number 2, the atomic radius has also increased. बेशक वो स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी नतीजा था। Atomic radius has increased. Therefore, ionization enthalpy has decreased. यही उम्मीद करते थे हम। ओके, एल्यूमिनियम से गैलियम भी डिक्रीज कर गया है। डिक्रीज किया है? नहीं, एल्यूमिनियम से गैलियम देखें, इट इज इंक्रीज, जबकि क्या एक्सपेक्टेड था? डिक्रीज। यहां पे लगभग 224 यूनिट्स की, मतलब 200 समथिंग की डिक्रीज हुई है, तो यहां पे इंक्रीज हुई है बेशक वो 2 यूनिट्स की। तो इसमें भी मिनिमम 200 यूनिट की हम इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऐसे जैसे ग्रुप का ट्रेंड होता है कि वहां पे इतना गैप है तो यहां भी 200 हाइक होनी चाहिए थी। हाइक नहीं है, डिक्रीज होनी चाहिए, डिक्रीज नहीं, हाइक हो गया, इंक्रीज हो गया। सो नाउ दिस इज अ क्वेश्चन कि व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ गैलियम इज हायर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि होनी क्या चाहिए थी? कम, लगभग 200 यूनिट भी कम होती तो 377 के आसपास होती, और ये 579 मीन्स उम्मीद से बहुत ज्यादा हाई है। व्हाई? When we go from aluminium, वही सारी पुरानी स्टोरी चलेगी जो एटॉमिक रेडियस में थी। असली कारण क्या है? एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एल्यूमिनियम। 135 पिकोमीटर है, ये 147 पिकोमीटर है। और वो क्यों? बिकॉज इन गैलियम 10 electrons have entered 3d orbital and they are giving very poor screening effect. 10 इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में जाके बैठ गए हैं। इलेक्ट्रॉन आपने कहां से निकालना है? 4s और 4p से। तो ये जो 3d के 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने से, 4p तक जाने से नहीं रोकते अच्छे से। तो न्यूक्लियस ने 4p के इलेक्ट्रॉन्स को बड़ा कस के पकड़ लिया है। एल्यूमिनियम में जितना कस के पकड़ा था उससे ज्यादा कस के पकड़ लिया था, क्योंकि एल्यूमिनियम में कोई धोखेबाजी इलेक्ट्रॉन नहीं थे। यहाँ पे है ना 10 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल में चले गए 3d में। सो नाउ व्हाट इज द स्टोरी? आप क्या लिखेंगे?
ionization enthalpy of gallium is higher than that of aluminium because 10 electrons have entered 3d orbital. They give very poor screening effect and the atomic radius of gallium is smaller than that of aluminium. Step by step चलेंगे ना, पहले screening effect की बात करेंगे फिर atomic radius की बात करेंगे, क्योंकि screening effect एक कारण है, atomic radius उसका परिणाम है. And screening effect is very poor, therefore the atomic radius of gallium is smaller than that of aluminium. और इस कारण से nucleus is holding the outermost electrons of gallium more firmly than in case of aluminium. जितना firmly nucleus aluminium के अंतिम electrons को पकड़ता है उससे ज्यादा कस के इसने gallium में पकड़ रखे हैं. Hence ionization enthalpy has increased from aluminium to gallium, which should have been otherwise, which should have decreased otherwise. गैलियम से इंडियम की तरफ जाते हुए हम उम्मीद करते थे कि इंडियम का साइज तो गैलियम से वैसे बड़ा ही है, तो हम उम्मीद करते थे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करेगी, कर भी गई है. तो कोई अनयूजुअल बात नहीं है, बिकॉज साइज ऑफ इंडियम इज लार्जर देन दैट ऑफ गैलियम, देयरफॉर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ इंडियम इज स्मॉलर देन दैट ऑफ गैलियम. ओके, इंडियम से थैलियम तक आए, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर गई है. दिस इज क्वाइट अनएक्सपेक्टेड. क्यों इंक्रीज कर गई है? इसलिए इंक्रीज कर गई है, इंडियम से थैलियम तक जाते हुए मैंने अभी आपको एटॉमिक रेडियस वाले लेक्चर में बताया कि 32 यूनिट्स न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है. न्यूक्लियस आपका स्ट्रांग हो रहा है और धोखेबाजों की लाइन में 3D भी है, 4D भी है, 5D के 10 इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही थे. एक नया स्टार और लग गया है, 4F में 14 इलेक्ट्रॉन्स चले गए हैं. ये सारे डिसीटफुल इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियर के चार्ज को बड़ी आसानी से, न्यूक्लियस वैसे भी पावरफुल था और न्यूक्लियस के चार्ज को बाहर जाने से इन सब ने बिल्कुल नहीं रोका. तो फिर जो लास्ट में 6p का, ये 6s के इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको न्यूक्लियस ने बेहद टाइटली, बेहद स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है. जब न्यूक्लियस बेहद स्ट्रांगली होल्ड कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई होने के सिवाय और क्या हो सकती है? यानी कि व्हाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ थैलियम इज हायर देन दैट ऑफ इंडियम? योर आंसर शुड बी बिकॉज अपार्ट व्हेन वी गो, पहली बात, when we go from indium to thallium, the nuclear charge has directly increased by 32 units, which is a very big increase. Number 2, in thallium, apart from electrons in d orbital, 14 electrons have entered into 4f orbital, which give very poor screening effect. Hence the effective nuclear charge in thallium is quite high in comparison to indium. Therefore, the ionization enthalpy of thallium is higher than that of indium, जो कि कायदे से इससे काफी कम होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हो गई है? हाई हो गई है. तो अब इस चीज को हम कैसे कंक्लूड करेंगे? चलिए अब कंक्लूड करें इसको. तो बोरोन is greater than aluminium and aluminium is less than gallium, which is greater than indium, again less than thallium. इस तरह से greater than, less than, greater than, less than याद करने के लिए भी आसान है अगर इसी सीक्वेंस में लिखना है आपने तो. और अगर एग्जैक्ट डाटा के हिसाब से देखना है कि कौन हाईएस्ट है, बोरोन इज ग्रेटर देन थैलियम. थैलियम इज सेकंड हाईएस्ट इन आयनाइजेशन एंथैल्पी और थैलियम के बाद आता है थर्ड हाईएस्ट है गैलियम और गैलियम के बाद फोर्थ हाईएस्ट है एल्यूमिनियम एंड देन इंडियम. सो हाईएस्ट बोरोन, लोएस्ट इंडियम. ये हमें याद रखना चाहिए
अगर ऐसे ही देखेंगे तो इस चीज का हमें कई बार आइडिया नहीं रहता है कि इंडियम स्टैंड्स एट लोएस्ट प्लेस इन आयनाइजेशन एंथैल्पी. ओके, अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी भी बात कर लेते हैं. क्या होती है ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी? जब आप फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकाल रहे होंगे उस वक्त जितनी एनर्जी लगेगी, दैट इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट निकाल दिया है, फिर यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो जितना फोर्स लगेगा दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन, फोर्स नहीं एनर्जी, दैट इज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. और अगर ये लास्ट वाला भी रिमूव कर देना है तो जितना एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी दैट इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. देखिए एल्यूमिनियम का केस लेते हैं. जब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो 13 प्रोटॉन और 13 इलेक्ट्रॉन बराबरी है. जितने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन्स हैं. ओके, उस वक्त जो आयनाइजेशन एंथैल्पी आई वो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है. फिर जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो आपके इलेक्ट्रॉन रह गए 12, लेकिन न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स कितने हैं? 13. इट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद प्रोटॉन तो 13 में रहने वाले न्यूक्लियस में जिनका काम है इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखना, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? पिक्चर बिल्कुल साफ है कि when we remove the first electron, or at the in the case of first ionization enthalpy, number of protons and number of electrons are just equal. Then when we have to remove the second electron, or in case of second ionization enthalpy, number of protons become greater than the number of electrons outside the nucleus. अब प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए. अब तो वो बेहद कसके, जितना यहाँ पे प्रोटॉन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया होगा उससे स्ट्रांगली तब होल्ड करेंगे जब एक पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी आ चुका है, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या ज्यादा होगी. एटम से केटायन बना, यूनिपॉजिटिव केटायन, तो एटम के वक्त आयनाइजेशन एंथैल्पी लो होगी जब यूनिपॉजिटिव केटायन बनेगा, क्योंकि तब और यूनिपॉजिटिव केटायन से यानी कि फर्स्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से आप थर्ड तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की बात करेंगे, तब तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बेहद बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन से 2 यूनिट्स बढ़ चुकी होती है. इसलिए हम बड़ा इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज लोअर देन दैट ऑफ सेकंड, एंड सेकंड इज लोअर देन दैट ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. और वी कैन से फॉर रिमूविंग द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मीन्स इन केस ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल, बट during the removal of second electron, the number of protons have become greater than number of electrons. Therefore, effective nuclear charge has already increased. Hence, ionization enthalpy will be higher. Second ionization enthalpy will be higher than that of first, and similarly, third ionization enthalpy will be still higher than the second ionization enthalpy. That's all.